गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम लोग संस्कृत में बात कर रहे थे प्रत्यय की। संस्कृत की आज ये क्लास कौन सी होगी? संस्कृत की क्लास होगी पांचवी। कौन सी क्लास होगी ये? पांचवी क्लास होगी। ऐसे लिखिए, क्लास पांचवी। और इसमें हम लोग बात कर रहे थे कृत प्रत्यय के, तो कुछ कृत प्रत्यय देख लिए थे। उसके बाद कल सबसे अंतिम प्रत्यय सब शायद आप हम लोग सत्री देखे थे, है ना? सत्री। सत्री के बाद आज अगला प्रत्यय देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ल्यूट प्रत्यय को। पहला प्रत्यय है आज, कृत प्रत्यय ही देख रहे थे, ल्यूट प्रत्यय। देखिए एक बात तो ये जानिए कि ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग हमेशा भाववाचक संज्ञा के साथ होता है। किसके साथ होता है? भाववाचक संज्ञा के साथ। इसका प्रयोग किसके साथ होगा? तो हमेशा ये भाववाचक संज्ञा के साथ लगता है, अर्थात भाववाचक संज्ञा पदों का निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग होता है। दूसरी बात इसमें यह है कि ल्यूट प्रत्यय से बनने वाला शब्द हमेशा नपुंसक लिंग का होता है। ल्यूट प्रत्यय से बनने वाला शब्द नपुंसक लिंग का होता है। किसका होता है? नपुंसक लिंग का होता है। जो इससे शब्द बनेगा वो किससे ऐसा शब्द रहेगा? वो नपुंसक लिंग का होता है। अब देखिए ल्यूट प्रत्यय का जो शेष बचता है, इस प्रत्यय का जो शेष बचा, वो शेष तो बचता है इसमें जो अनुबंध है इस प्रत्यय का। इसका अगर अनुबंध देखें तो इसका अनुबंध क्या है? तो इसका अनुबंध है ल और ट। ल और ट क्या है? अनुबंध है। तो शेष क्या बच गया? यू। लेकिन यू जब नपुंसक लिंग में जाता है बदल जाता है अन में। ठीक है, लू किसमें बदल जाता है? अन में। देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी एक पुस्तक है व्याकरण की, उसमें ये नियम बताया गया है कि अगर किसी का शेष यू बचता है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार उसमें एक सूत्र आता है युवोर नाका। उसमें एक सूत्र क्या आता है? युवोर नाका। युवोर नाका सूत्र इस बात की अनुशंसा करती है कि अगर किसी का शेष यू बचे और उससे बनने वाला शब्द नपुंसक लिंग का हो तो वो शेष किससे बदल जाता है? अन में बदल जाता है। अर्थात जिसमें भी ल्यूट प्रत्यय रहेगा उसके अंत में क्या जुटेगा? अन जुटेगा। देखिए अब ये है तो कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? हमेशा धातु के साथ लगते हैं। तो लिखिए धातु प्लस प्रत्यय और बनने वाला शब्द कैसा रहेगा? तो नपुंसक शब्द ही रहेगा। शब्द तो बनेगा लेकिन किस लिंग का बनेगा? ये नपुंसक लिंग का बनेगा। ठीक है, मान लीजिए एक धातु लिए हम, पहला धातु इसमें ले लिए भव धातु। अब भव धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लगा है? ल्यूट प्रत्यय। और ल्यूट प्रत्यय का शेष क्या बचता है? यू, लेकिन इसका शेष लगेगा क्या? अन लगेगा। शेष क्या लगेगा? अन लगेगा। अब बताइए कि भव तो यहाँ लिख दिए, शब्द में भव लग गया और ल्यूट प्रत्यय का शेष क्या बचा? अन। अब इसमें अगर हम अन मिला देंगे, अन, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भवनम। भवनम। ठीक है, भव धातु, ये मूल धातु क्या है? भू। भू से भव बनता है, लेकिन जब ल्यूट प्रत्यय से लगेगा तो इसमें क्या बन जाएगा? ये भवनम। ठीक है, अंत में नम शेष बचता है, इसमें अन हो जाता है। और अन जब होगा, समझिए जब ये अन हुआ तो अन हुआ तो बनाएगा नपुंसक लिंग का। तो अन में शेष क्या बच जाएगा? अंत में नम लगेगा ना, क्योंकि मो कल भी आप लोग को बताए थे कि अगर पुल्लिंग शब्द है तो अंत में क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा। स्त्रीलिंग है तो क्या लगेगा अंत में? या तो आ लगेगा या फिर दीर्घई लगेगी। और अगर नपुंसक शब्द है तो अंत में क्या लगेगा? म लगता है हलंत के साथ। तो शेष क्या बचेगा? नन। तो अन प्रत्यय के साथ जुड़ा तो इसमें जब नपुंसक शब्द बनाएगा तो क्या बन जाएगा? नम। तो इसको सीधा सीधी इतना डीपली ना करके यहाँ पे लिख लीजिए भव नम, अर्थात होना। भवनम का अर्थ क्या हो गया? होना।
दूसरा धातु लगाइए। अगर पठ धातु लगाएंगे तो पठ धातु के साथ ल्यूट प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा पठनम। पठनम अर्थात पढ़ना, पढ़ना। ठीक है, पठनम का अर्थ क्या होगा? पढ़ना। अगर श्रु धातु के साथ लगाएं, श्रु धातु के साथ ल्यूट प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? श्रवणम। श्रवणम अर्थात सुनना। क्या हो जाएगा? सुनना। और लगा देते हैं कुछ और, इसका प्रयोग कर देते हैं शब्दों के साथ। 3 धातु हुआ, और धातु के साथ लिखिए। अगर मन धातु के साथ लगाए, मन धातु के साथ ल्यूट प्रत्यय तो शेष क्या बचेगा? बच जाएगा मननम अर्थात चिंतन करना या सोचना। अगर दृश्य धातु के साथ लगाए, दृश्य धातु के साथ ल्यूट प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? दर्शनम अर्थात देखना या दर्शन करना। अगर इसका प्रयोग हम मुच धातु के साथ किए, मुच धातु के साथ इसका प्रयोग किए तो क्या हो जाएगा? मोचनम। मोचनम अर्थात, मोचनम का अर्थ क्या होता है? छोड़ना। अगर लिख धातु के साथ इसका प्रयोग किए, लिख धातु के साथ इसका प्रयोग किए क्या बन जाएगा? लेखनम अर्थात लिखना। बन गया। और धातु लगा दें, काफी हो गया ना। तो इसका प्रयोग ल्यूट प्रत्यय का शेष बस याद रखिए कि अगर अंत में नम रह रहा है, अंत में नम मिल रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें ल्यूट प्रत्यय है, और ल्यूट प्रत्यय से बनने वाला शब्द हमेशा भाववाचक संज्ञा का होता है, और ल्यूट प्रत्यय से बनने वाला शब्द हमेशा क्या होता है? नपुंसक लिंग का होता है। एक बात तो ये हो गई। चलिए नंबर 2, नंबर 2 पर आइए। नंबर दूसरा पर लिखिए नुबुल प्रत्यय। देखिए, नुबुल को ही अक प्रत्यय कहते हैं। नुबुल को ही क्या बोलते हैं? अक प्रत्यय बोला जाता है। इसी को अक प्रत्यय भी नुबुल या अक प्रत्यय, ठीक है, यही नुबुल है और यही अक प्रत्यय भी हिंदी में आता है, अक हो जाता है। ठीक है, तो जैसे गायक, नायक, चालक होता है ना, ग्राहक, कारक, नर्तक कहा जाता है। नुबुल प्रत्यय का योग होने पर अंत में सिर्फ क्या जुटेगा? अकह जुटेगा, क्योंकि इससे बनने वाला शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। ठीक है, इससे बनने वाला शब्द हमेशा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अब देखिए इसका शेष क्या है? अगर इसका शेष देखें तो इसका नाम अक इसलिए पड़ा, इसका नाम अक इसलिए पड़ा कि इसका शेष बचता है अकह। शेष क्या बचा? अक बचा। लेकिन इससे बनने वाला शब्द क्या होता है? पुल्लिंग। तो क्या हो जाएगा? विसर्ग लग जाएगा। अब समझिए, धातु के साथ लगाएंगे क्योंकि कृत प्रत्यय है, धातु के साथ क्या लगाएंगे? प्रत्यय लगाएंगे, और फिर इससे क्या बनेगा? शब्द बनेगा। इससे क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है। तो देखिए, अगर हम गय धातु के साथ, गय धातु के साथ नुबुल या अक प्रत्यय लगा दें, गय धातु के साथ नुबुल या अक प्रत्यय क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा गायिका। गायिका। अब पूछे गायिका में कौन सा प्रत्यय है? तो या तो अक प्रत्यय होगा या फिर नुबुल प्रत्यय। अगर अक प्रत्यय ऑप्शन में है तो अक प्रत्यय होगा, और नहीं तो नुबुल प्रत्यय तो बचा ही है। चलिए दूसरा, अगर पच धातु के साथ लगाएं, पच धातु के साथ नुबुल प्रत्यय तो क्या बनेगा? पाचका। पाचका बनाएगा। अगर गृह धातु के साथ लगाएं तो गृह मतलब घर नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, धातु है। गृह का मतलब होता है ग्राहक। नुबुल प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? ग्राहका। ग्राहका। और बनाइए, अगर क्री धातु के साथ लगाएं, क्री मतलब करने वाला, तो इसके साथ क्या बनेगा? कारका। करने वाला। ठीक है, अगर नृत धातु के साथ लगावे इसका प्रयोग, नृत धातु के साथ नुबुल प्रत्यय क्या बनेगा? नर्तका। नर्तका अर्थात नाचने वाला। ठीक है, तो इससे बनने वाला शब्द इस तरह। तो बस नुबुल प्रत्यय को क्या कहा जाता है? अक प्रत्यय। और बनने वाला शब्द क्या होता है? इस सब जितना भी शब्द बना, सब क्या, कैसा शब्द बना? सब पुल्लिंग शब्द बना है। पुल्लिंग शब्द बना है। अब पुल्लिंग शब्द बना है तो पुल्लिंग शब्द में क्या जुटता है? विसर्ग जुटता है। पिछली क्लास में भी आप लोग को बताया कि अगर पुल्लिंग शब्द है तो क्या जुटेगा? विसर्ग जुटेगा। अगर स्त्रीलिंग शब्द बना है तो आ या दीर्घ ही जुटेगा। नपुंसक शब्द बना है तो म जुटेगा। समझ गए इसमें? इसके बाद
आगे लिखिए त्रिच प्रत्यय नंबर तीसरा। नंबर तीसरा में ये कहाँ से आ गया जी? ये किसका बचा गया है? ल्यूट प्रत्यय बता रहे थे, तो ल्यूट प्रत्यय के बाद ये पढ़ा दिए, तो ये अभी क्या आया? अच्छा, ये भी ल्यूट प्रत्यय का ही है। किसका है? ये भी ल्यूट प्रत्यय का ही है उदाहरण। ल्यूट प्रत्यय है ये। पेज गड़बड़ा गया है ना। चलिए आगे। आगे लिखिए त्रिच प्रत्यय नंबर तीसरा, आज का तीसरा त्रिच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? आज पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले त्रिच प्रत्यय। देखिए इसका प्रयोग हमेशा बाला, बाली, करने वाला, करने वाली, बाला वाली के अर्थ में होता है। अर्थ में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? बाला वाली के अर्थ में होता है। बस इतना याद रखिए इसमें। इसका जो शेष है, जो शेष है वो शेष क्या है? इसका अनुबंध रहा है च, तो शेष क्या बचा? त्रि बचा। ठीक है। अब बताइए कि त्रि बचा शेष, और ये तीनों लिंगों में चलेगा। किस में चलेगा? तीनों लिंग में चलेगा। तो अगर त्रि है तो त्रि से अगर पुल्लिंग बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे? स्त्रीलिंग बनाएंगे, और फिर एक तो क्या बनाएंगे? नपुंसक बनाएंगे। नपुंसक बनाएंगे। अब इस तीनों को देखिए, अगर पुल्लिंग बन रहा है तो क्या हो जाएगा? इसमें थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। इसमें अगर त्रि है तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आ जुड़ जाता है, और स्त्रीलिंग में दीर्घई तो रहती ही है, और इसमें क्या होगा? दीर्घई जुट जाएगा, और इसमें आ जुट जाएगा आ, और इसमें जो है त्रि, वो त्रि ही रहेगा, सिर्फ त्रि ही रहेगा, त्रा संयुक्त। अब उदाहरण से समझ जाइएगा, आसान है ये। देखिए धातु के साथ लगाएंगे तो धातु लिख लिए, ठीक है, प्लस प्रत्यय, तो प्रत्यय तो त्रिच चल ही रहा है। प्रत्यय कौन सा चल रहा है? त्रिच प्रत्यय चल रहा है। यहाँ एक सेकंड रुकिए। अच्छा ठीक है, प्रत्यय तो त्रिच चल रहा है, और इससे क्या होगा? पहले पुल्लिंग शब्द बनेगा, फिर क्या बनेगा? रुक जाइए, गड़बड़ा जाइएगा आप लोग। पहले हो गया धातु, धातु के बाद हो गया प्रत्यय, प्रत्यय के बाद बना शब्द, तो पहले पुल्लिंग शब्द बनेगा, फिर बनेगा स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, और फिर बनेगा नपुंसक शब्द, नपुंसक लिंग का शब्द बनेगा। अब बनाइए। देखिए अगर हम क्री धातु लिए, क्री धातु के साथ त्रिच प्रत्यय लगाए, तो पुल्लिंग में क्या बनाएगा? पुल्लिंग में बन जाएगा कर्ता। क्या बन जाता है? कर्ता। ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कर्त्री, त्री, त्रि, त्रि बच गया, बन गया। यहाँ देखिए आ लग गया ना अंत में, त्रि तो शेष है ही, लेकिन इसके साथ क्या लग जाता है? आ। और यहाँ पे त्रि तो शेष है, लेकिन अंत में क्या लगे? दीर्घई। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कृत। ये क्या हो जाएगा? कर्त्री। कर्त्री शेष रूप रहा। इसमें सिर्फ इसमें और लिख लीजिए, इसमें क्या लग जाएगा? अशेष बच जाता है। ये लगेगा इसके साथ ही, ये त्रि तो लग रहा है, त्रि के साथ अगर पुल्लिंग शब्द है तो आ लगा देना है, अर्थात त्रि, त्रा, त्रि लग रहा है ना, तो त्रि लग रहा है तो ऐसे समझिए कि त्रिच प्रत्यय है, त्रि से त्रिच प्रत्यय है। याद करने में आसानी होगा। अर्थात क्या होगा? करने वाला। हिंदी क्या हो गया? करने वाला। हिंदी क्या हो गया? ऐसा करने वाला। अब देखिए दूसरा लगाते हैं पठ धातु। पठ धातु के साथ त्रिच प्रत्यय, क्या बनेगा? ये बन जाएगा पठिता। पठिता पढ़ने वाला, पठित्री पढ़ने वाली, और पठित्री अर्थात पढ़ने वाला। इसका हिंदी क्या हो गया? अब सबका हिंदी नहीं लिखे, एक का हिंदी लिख लीजिए, पठित्री अर्थात पढ़ने वाला का। बस इस रूप में, इसको इस रूप में समझिए कि अगर
त्रि लगा है तो त्रिच प्रत्यय, त्रि लगा है तो त्रिच प्रत्यय। अब जो हिंदी लिख रहे हैं सिर्फ अब सबका हिंदी लिखेंगे। अब कर्त्रा, तो इससे कर्त्रा कौन, पढ़ने वाला पुल्लिंग है। कर्तरी कर्तरी करने वाला स्त्रीलिंग है। इतना नहीं, बस इसका हिंदी जानिए कि शब्द का हिंदी क्या होता है। अगर त्रि है तो अगर करता रहे तो इसका अर्थ होता है पुल्लिंग में, कर्तरी रहे तो काम मतलब तो हुआ कि करने वाला ही है, लेकिन प्रयोग कहाँ होगा, स्त्रीलिंग के साथ। आगे लिखिए, देखिए अगर दृश्य धातु का प्रयोग किए इसका साथ, दृश्य मतलब देखना, दृश्य धातु के साथ इसका प्रयोग किए तो क्या होगा, दृश्य धातु के साथ इसका प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा, दृष्टा हो जाएगा। दृष्टा, देखने वाला, दृष्टि, देखने वाली, और दृष्टा अर्थात दृष्टा अर्थात देखने वाला, देखने वाला। आसान है, ये भी समझ गए होंगे। और एक धातु और लगाते हैं, चलिए एक धातु और लगा देते हैं इसके साथ। कौन सा धातु लगाते हैं, चलिए अक्ष धातु लगा देते हैं। अक्ष भी एक धातु है, इसका मतलब होता है दान देने वाला। ठीक है, अक्ष के साथ त्रिच प्रत्यय क्या होता है, छत्रा हो जाएगा ये, अक्ष और त्रा, छत्रा अर्थात दान देने वाला। क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं है ये, छत्री है। एक क्षत्रिय ये होता है, क्षत्रिय अर्थात जिसके राज्य में हम रहते हैं, यानी राजपूत को क्षत्रिय बोलते हैं। ठीक है, तो वो नहीं है, क्षत्रिय अर्थात दान देने वाली। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छत्री, छ और त्री लग गया, अर्थात दान देने वाला, दान देने वाला। जो हमको दान दे रहा है वो क्या कहलाता है, छत्री कहलाता है। तो त्रि प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय का शेष क्या बचता है, त्रि। अगर पुल्लिंग रहे तो आ फिर इसमें उपसर्ग प्रत्यय लगेगा। अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो फिर इसमें आ लगाइए, मतलब एक तो शेष ये बचा ही, प्रत्यय तो ये ही, इसके साथ भी इसको इन प्रत्ययों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, त्रिच प्रत्यय हो गया। त्रिच प्रत्यय के बाद अगला प्रत्यय लिखिए, कितिन प्रत्यय। महत्वपूर्ण प्रत्यय है और सीटेट के लिए बहुत जरूरी भी है ये। चौथा, चौथा में कौन सा, चौथा आज का लिखिए कितिन प्रत्यय, कितिन प्रत्यय। अब कितिन प्रत्यय को देखिए तो कितिन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा के साथ ही होता है। भाववाचक संज्ञा के साथ इसका प्रयोग कहाँ होगा, भाववाचक संज्ञा के साथ होता है। अब देखिए कितिन प्रत्यय का शेष क्या बचता है। अगर इस प्रत्यय को देखें कितिन, तो ये बना कैसे है, देखिए ये बना है क धन ती धन न से, क धन ती धन न से बना है कितिन। क्या बना, ये कितिन बना। ठीक है, शब्द कैसे बना, तो ये क धन ती धन न से बना है। अब अगर इसका हम शेष समझें तो शेष क्या है, देखिए अब इसका शेष अगर समझें तो इसमें क और न ये दोनों जो है अनुबंध है। ये दोनों क्या है, ये दोनों इसका अनुबंध है। अब जब ये दोनों इसका अनुबंध हो गया तो शेष क्या बचा, ये बचा ती, ये हो गया शेष। जो शेष बचा वो क्या हो गया, ये ती हो गया शेष। अब देखिए इसमें क्या होता है, इससे अगर हम पुल्लिंग शब्द बनाएंगे, मान लीजिए ती है शेष, पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे, पुल्लिंग बन जाएगा। केवल इसका ती शेष रहता है। अब लगेगा धातु के साथ, लगाइए धातु, इसके साथ फिर प्रत्यय और फिर शब्द। शब्द सामान्य तरीके से यही है बाबू, नहीं तो एक प्रत्यय पढ़ाने में अनुबंध क्यों हुआ और फिर ती शेष क्यों हुआ, अगर इसका सूत्र बताने लगेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो बोलेगा सर छोड़ दीजिए, अब संस्कृत नहीं सीखना, हम लोग अंग्रेजी ही ले लेंगे। तो जो सामान्य तरीका होता है, क्योंकि एक दो का प्रश्न ही यहाँ से आएगा, तो उस आधार पर इसको पढ़ लीजिए। बस शेष याद रखिए, कितने प्रत्यय तो शेष क्या बचेगा, ती। मान लीजिए धातु के साथ लगाए इसका, अगर भू धातु लगाए, भू धातु के साथ कितने प्रत्यय,
भू धातु के साथ कितनी परतें, कितनी परतें। तो एक शब्द, क्या शब्द बनाएगा, ये बनाएगा भूति ही, भूति ही अर्थात होना, भूति अर्थात होना। अगर देखिए, अगर गम धब सब धातु के साथ कितनी परतें लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा गति ही, गति ही। मोह का इसमें लोप हो जाता है अर्थात जाना। और देखिए, अगर नी धातु नौदृघई नी धातु के साथ कितनी परतें लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा नीति ही, नीति ही अर्थात ले जाना, नीति ही। अब नीति का मतलब उपदेश मत समझ लीजिएगा, यहाँ नीति का मतलब संस्कृत में क्या हो गया, ले जाना। ठीक है, एक और लगा लीजिए। अगर मत, ये मन धातु के साथ इसका प्रयोग किए, किसके साथ, मन धातु के साथ, मन धातु के साथ कितनी प्रत्यय का प्रयोग किए तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा मति ही, मति ही। हिंदी क्या हो गया, मानना। पर्याप्त है। तो ये हो गया प्रत्यय। तो आज भी लगभग हम कितना प्रत्यय देख लिए हैं, 4 देख लिए थे। और पिछली क्लास में हम लोग आपको कितना प्रत्यय पढ़ा दिए, इसमें कितने प्रत्यय, कृत प्रत्यय में तुमुन पढ़ा दिए थे, अनियर पढ़ा दिए, तैयत पढ़ा दिए, कत्वा पढ़ा दिए, सत्री पढ़ा दिए, ल्यूट पढ़ा दिए थे। ने ल्यूट से आज पढ़ाया है। तो पिछली क्लास में आप लोग को एक पढ़ाए कत्वा, कत्वा के बाद एक पढ़ाए थे तैयत, और एक पढ़ाए अनियर, और एक पढ़ा है इसमें। तो इसमें इतना प्रत्यय जो है वो पर्याप्त है सीटेट के लिए। ठीक है, बीपीएससी का संस्कृत जो है टीजीटी पीजीटी का वो शुरू करेंगे। तो उसमें हम लोग विस्तार से इसके बारे में समझेंगे, इसका शेष क्या बचता है, क्योंकि उनको विस्तार से जानना, उनको आगे जाके पढ़ाना भी है। आपको इस संस्कृत तो आपका विषय है नहीं, और ना आप लोग पढ़िएगा, उतने कर्मठ तो आप लोग हैं नहीं कि विस्तार से हम पढ़ाएं, तो आप लोग थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिएगा। तो इसमें इसको यहाँ रहने दीजिए। आगे चलते हैं हम अब तद्धित प्रत्यय के साथ। प्रत्यय के 3 भेद थे, कृत, तद्धित, जो आप लोग को पढ़ना है, और स्त्री। तो कृत प्रत्यय में ये 8-9 देख लिए, पर्याप्त है। अब हम लोग बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। किसकी बात करते हैं, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अगर तद्धित प्रत्यय की बात करें, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग होता है, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करिएगा आप लोग, जो प्रत्यय धातु को छोड़कर अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं उसे क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में भी यही है, संस्कृत में भी परिभाषा यही है। जो प्रत्यय, परिभाषा देख रहे, जो प्रत्यय धातु को छोड़कर, धातु को छोड़कर, देखिए धातु के अंत में अगर ना या ता रहा तो क्या बन जाती, क्रिया बन जाती है। जैसे देखिए, पढ़ना, चलना, जाना, खाना। अब इसी से बनाइए, तो पढ़ता, चलता, जाता, खाता। अगर ता और ना को हटा देते हैं तो जो बचता है वो धातु कहलाता है, या हिंदी में वो मूल शब्द कहलाता है। अगर सबका ता मिटा दीजिए, ता मिटाते चलिए, तो जो बचा, जो बच गया वो क्या हुआ, वो संस्कृत हिंदी में हो जाता है मूल शब्द, और संस्कृत में हो जाता है धातु। ठीक है, ये अपना रूप बदल जाएगा। जैसे पट, पट है ये हो जाएगा पट, चल है तो ये हो जाएगा गम, जा है तो बदल जाएगा, खा है तो बदल जाएगा। तो ये अपना रूप बदल लेता है। तो धातु का मतलब है कि वो क्रिया के साथ भी नहीं लगेगा, क्योंकि धातु से ही क्रिया का वास्तविक निर्माण होता है। जो प्रत्यय धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण आदि, जो प्रत्यय धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ अंत में लगते हैं, अंत में, शुरू में तो लगेगा तो उपसर्ग हो जाएगा, अंत में जुड़ते हैं, जुड़ते हैं,
उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे तद्धित प्रत्यय। ये अब आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये शब्द के साथ लगेगा। वो लग रहा था किसके साथ? तो वो लग रहा था धातु के साथ, तो दिमाग खराब कर रहा था। लेकिन ये किसके साथ लगेगा? ये लगेगा शब्द के साथ, यानी संज्ञा के साथ, सर्वनाम विशेषण ये सब के साथ। जो प्रत्यय धातु को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ अंत में जुड़ते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। और एक चीज और देखिए, तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द तद्धितांत कहलाता है। तद्धित प्रत्यय से बना शब्द तद्धितांत कहलाता है। क्या कहलाता है? तद्धितांत कहलाता है। कहलाता है, तो इसलिए इसको तद्धितांत प्रत्यय भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आप लोग को जो पहला पढ़ना है वो है मतुप। लिखिए, प्रमुख तद्धित प्रत्यय। प्रमुख तद्धित प्रत्यय। प्रमुख तद्धित प्रत्यय में आज सबसे पहला देखते हैं हम लोग मतुप प्रत्यय। पहला कौन सा देखते हैं? मतुप। मतुप प्रत्यय। सबसे पहले आज हम लोग मतुप प्रत्यय की बात करते हैं। मतुप प्रत्यय कि मतुप प्रत्यय कहाँ लगता है, मतुप प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, इन सबों की चर्चा हम लोग इस क्लास में पहले करते हैं। मतुप प्रत्यय देखिए, इसका प्रयोग जो है ना मतुप प्रत्यय का, वो कहाँ होता है? देखिए, मतुप प्रत्यय का मूल प्रयोग होता है वह इसका है, वह इसमें है, वह इससे है। इन सभी शब्दों में मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। लेकिन याद रखिएगा कि मतुप प्रत्यय का जो शेष बचता है, इसका जो शेष बचेगा, शेष, वो दो रूपों में बचता है। क्या इसका शेष क्या बचता है? अगर शब्द को देखें तो शब्द दो रूप के होते हैं। एक होता है देखिए, अगर शब्द अकारांत है, अकारांत, अकारांत, अकारांत का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसके अंत में कोई मात्रा ना हो। ठीक है। जैसे हम लिखे अगर राम, तो राम क्या हुआ? अकारांत हो गया। अगर हम लिखे, और एक होता है आकारांत, एक क्या होता है? आकारांत होता है। आकारांत का मतलब जिसके अंत में आकार हो। जैसे इसी को अगर राम लिखे तो मौ में तो अंत में कुछ नहीं है, सिर्फ मौ है। मौ के बाद आ लगा है क्या? नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? अकारांत। अगर हम लिखें रमा, रमा मतलब लक्ष्मी, अब अंत में क्या मिला? आ मिला। अगर जो शब्द अकारांत होता है तो अकारांत शब्द के साथ मतुप प्रत्यय क्या होता है कि मतुप प्रत्यय का शेष तो बचता है मत। ऐसे समझिए, मतुप प्रत्यय का शेष क्या बचता है? मत। लेकिन जो आकारांत शब्द होता है उसके साथ ही बन जाता है वत। ठीक है। और जो आकारांत होता है उसके साथ बच जाता, जो आकारांत होता है उसके साथ हो जाता है ये मान। ठीक है। जैसे कि बोलते हैं धीमान, श्रीमान। ठीक है। तो जो अकारांत हो उसके साथ आकारांत बोल सकते हैं, या फिर इसको दीर्घई कारांत बोलिए, दीर्घई का रांत। इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ क्या होता है? इसका जो संबंध होता है ना दीर्घई के कारांत के साथ, इसके साथ ये क्या बचता है? इसके साथ बच जाता है ये मान। इसके साथ क्या शेष बचेगा? मान। और जो अकारांत होता है, इसको फिर समझाते हैं, परेशान मत होइए। और जो अकारांत होता है इसके साथ क्या शेष बचता है? इसका बचता है वत। देखिए, बात क्या है कि मतुप प्रत्यय, ऐसे समझिए, ये जो मतुप प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय कैसे बना है? ये बना है म, धन, तु, धन, प। ठीक है। तो इसमें उ और प, ये क्या है? अनुबंध है। उ और प अनुबंध बचा, तो शेष क्या बच गया? इसका शेष बच गया मतुप का
मतुप का शेष क्या बचा, मतुप का शेष बच गया मत। लेकिन मत का प्रयोग कहाँ होता है, अगर जो स्वर रहित हो, जो स्वर के बिना हो। स्वर के बिना का मतलब होता है जिसमें आ, दीर्घई, हर्षई ये सब नहीं लगा हो, जो स्वर रहित हो। स्वर रहित को ही बोलते हैं अकारांत, ठीक है। जो स्वर रहित हो उसमें बोलता है मतुप प्रत्यय कि वो किस में बदल जाता है, बत में बदल जाता है। और जो स्वर युक्त हो, स्वर रहित अगर रहा, स्वर रहित अंतिम पद जो है वो स्वर रहित है, तो किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा बत में। अगर अंतिम पद स्वर युक्त हो, स्वर युक्त, देखिए स्वर युक्त, स्वर युक्त का मतलब क्या हुआ कि अगर अंत में आ लगा रहे, हर्षई लगा रहे, दीर्घई लगा रहे अंतिम वर्ण में, तो इसमें क्या हो जाता है, ये हो जाता है मान। यही इसका कॉन्सेप्ट है। मतु प्रत्यय का शेष तो बचता है मत, लेकिन जो जब ये स्वर रहित शब्द के साथ जुड़ता है तो बन जाता है बत, और जब स्वर युक्त के साथ जुड़ता है तो बन जाता है मान। चाहे तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए। ये सामान्य तरीका हुआ बाबू। लिखो इसको जल्दी। हो गया। तो अब थोड़ा सा इसके उदाहरण, इसको देख लिए कि अगर मतु प्रत्यय का शेष अकारांत है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्वर रहित, स्वर रहित बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्वर रहित। तो क्या बचेगा शेष, बत बचेगा। अगर अंत में आकारांत, दीर्घईकारांत अर्थात स्वर युक्त, स्वर युक्त जो अभी आप लोग को लिखा है स्वर युक्त, तो शेष क्या रहेगा, मान रहेगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं किसमें पहले हम देख लेते हैं उदाहरण। तो उदाहरण अगर देखें तो उदाहरण में ये बताइए कि इसका दोनों का उदाहरण अलग अलग देते हैं, ठीक है। पहले देते हैं इसका अकारांत वाला, अकारांत, अकारांत का। अकारांत में अब हम लोग पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय किसके साथ लगते हैं, शब्द के साथ लगते हैं। तो इसमें लगा ये शब्द, शब्द हो गया। अब लगेगा क्या, प्रत्यय, और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा शब्द, ठीक है। इससे हो जाएगा बनने वाला शब्द, बनने वाला शब्द, बनने वाला शब्द हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं बल, बल, बल शब्द है, इसके साथ कौन सा प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय हो गया। अब बताइए कि ई कैसा शब्द है, ये अकारांत है, और अकारांत का शेष क्या बचता है, अकारांत का शेष बचता है बत। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बलवत, बलवत। बलवत का मतलब बलवान, बलवत का मतलब क्या होता है, बलवान होता है। और देखिए अगर बना धन, धन, तो धन के साथ मतुप प्रत्यय क्या बनेगा, ये बन जाएगा धनवत, ठीक है, धनवंत। अर्थात, अर्थात अब शेष तो मान ही बच रहा है, ठीक ना, यहाँ बत ही बच रहा है, तो धनवान अर्थात धनवत अर्थात धनवान। और देखिए गुण, गुण, गुण के साथ मतु प्रत्यय क्या बन जाएगा, गुणवत, अर्थात गुणवत को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं गुणवान। और देखिए भाग, भाग, भाग के साथ मतु प्रत्यय क्या बनेगा, ये बन जाएगा भाग्यवान, भाग्यवत, भाग्यवत। तो भाग्यवत अर्थात भाग्यवान, नहीं भाग्यवत नहीं होता, भागवत होता है ये, सॉरी, क्या होता है, भागवत। अर्थात देखो अगर भागवत ये रहे, भागवत, तो इसका मतलब होता है ईश्वर, मतलब क्या हुआ, ईश्वर। अगर भागवत ये रहे तो इसका मतलब होता है, अगर ये रहे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा भाग्यवान, जिसको भाग्यशाली बोलते हैं आप लोग, भाग्यवान, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण कुछ हो गया। अब देखते हैं हम आकारांत।
अब यहाँ देखिए ये स्वर रहित है। अगर हम इसके बाद इसको थोड़ा सा देखते हैं स्वर युक्त में, स्वर युक्त यानी आकारांत, किसमें देखते हैं, आकारांत में। आकारांत के साथ क्या लगाते हैं, शब्द के साथ लगाएंगे तो शब्द बन गया, इसके साथ प्रत्यय लगाएंगे तो प्रत्यय, और फिर क्या हो जाएगा, बनने वाला शब्द, यानी कि जो तद्धितांत शब्द बन रहा है वो बनने वाला शब्द। कुछ प्रत्यय इसमें ऐसे मिलेंगे उटपटांग थोड़ा, जो आपको मेहनत कराएगा, बाद बाकी सभी सामान्य है इसमें। अब देखिए अगर इसको लगा दीजिए आप श्री के साथ, श्री के साथ मतुप प्रत्यय, श्री के साथ कौन सा प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा श्रीमान। श्रीमान, श्री मतलब क्या होता है, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, ठीक है, और मान मतलब बाला, अर्थात श्री बाला, अर्थात जो लक्ष्मी बाला हो या ज्ञान वाला हो। श्री मतलब शोभा भी होता है। आगे देखिए अगर धी है, धी, धी, घी नहीं है, धी है, धी मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, घी नहीं धी। अगर धी के साथ मतुप प्रत्यय क्या बनेगा, ये बन जाएगा धीमान, धीमान, अर्थात धीमान का मतलब क्या हो गया, धीमान का मतलब हो गया बुद्धि वाला, जिसके पास बुद्धि है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्धिमान, मान या बुद्धि वाला। अगर आप लगाए मातृ शब्द, तो मातृ शब्द के साथ मतुप प्रत्यय क्या बनेगा, ये मातृमान, मातृमान, मातृवान मतलब माता वाला, ठीक है। अगर लगाए हम स्मृति, स्मृति मतुप प्रत्यय क्या बनेगा, स्मृतिमान। अब देखिए सभी शब्दों में स्वरयुक्त है और आकारांत है। आकारांत मतलब स्वरयुक्त समझिए, ये कैसा है, ये स्वरयुक्त है, और आकारांत मतलब स्वर रहित था। स्मृति तो क्या बनेगा, स्मृतिमान, स्मृतिमान। स्मृतिमान मतलब क्या होता है, स्मृति मतलब याद होती है। और एक लिखिए भक्ति, भक्ति के साथ मतुप प्रत्यय क्या बनेगा, ये बन जाएगा भक्तिमान, भक्ति करने वाला, भक्तिमान, ठीक है। तो ये मतुप प्रत्यय हो गया और मतुप प्रत्यय के उदाहरण हो गए। मधुप प्रत्यय के बाद दूसरा प्रत्यय अगर हम देखें तो तरप प्रत्यय, तरप है, फिर तमप है। दूसरा प्रत्यय क्या होगा, दूसरा प्रत्यय होगा तरप प्रत्यय। ये पहला प्रत्यय मतुप था तद्धित का, दूसरा लिखिए तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय। अगर हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करें और तरप प्रत्यय को देखें तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, तरप प्रत्यय का, तरप प्रत्यय का प्रयोग दो में से एक को चुनने के लिए, ठीक है, दो में से एक को अलग करके दूसरे की अपेक्षा एक को अच्छा बताना हो, जहां दो में से एक का चयन करना हो, बल्कि अगर दो बच्चे हैं तो दो बच्चे में अगर एक बच्चे को श्रेष्ठ बताना हो कि दोनों में से कौन अच्छा है, वहां होता है तरप प्रत्यय का प्रयोग, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तरप प्रत्यय का। और तरप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, बस परिभाषा तो पूछेगी नहीं, इसलिए हम लिखा भी नहीं रहे हैं किसी का भी, बस शब्द दे देता है सीटेट में और पूछता है कि इसमें से कौन सा प्रत्यय है। और प्रत्यय की पहचान, प्रत्यय है तो अंत में लगेगा, अंत में जो शेष बच लगा है उसको देख के आप लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन भी कराएंगे। तो तरप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, जहां दो में से एक को उसके गुणों के आधार पर, ठीक है, उसे कार्यों के आधार पर दो में से एक को चुनना हो या दो में से एक को श्रेष्ठ बताना हो, तो वहां क्या होता है, वहां तरप प्रत्यय होता है। तरप प्रत्यय का जो शेष बचता है, शेष वो बचता है तर, तर, ठीक है। लेकिन इससे बनने वाला शब्द जो होता है वो पुल्लिंग होता है, तो क्या बन जाएगा, तरह बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शेष क्या बचा, तर बचा, इसका तरप प्रत्यय में शेष तब तर बचता है। अब देखिए शब्द, ठीक है, शब्द, और ये हो गया प्रत्यय, और ये क्या हो गया, बनने वाला शब्द। जैसे हम देखें अगर एक को लिए तो लेते हैं पहले स्थूल। स्थूल मतलब क्या होता है, स्थूल का मतलब होता है मोटा, स्थूल मतलब मोटा। स्थूल के साथ कौन सा प्रत्यय, तरप प्रत्यय, क्या बन जाएगा, स्थूल तरह, स्थूल तरह। अब देखिए अगर तर प्रत्यय है
तो ये पुल्लिंग में अगर जाएगा तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तरह हो जाएगा। अगर ये स्त्रीलिंग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तरा हो जाएगा। अगर ये नपुंसक लिंग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग में हो जाएगा तरम। ठीक है, तो स्थूल तरह हो गया। अब स्त्रीलिंग बनाइएगा तो क्या बनेगा, स्थूल तरा बनेगा। नपुंसक बनाइएगा तो क्या बनेगा, स्थूल तरम बनेगा। ठीक है, अब देखिए एक और शब्द लिखिए, मृदु। मृदु, स्थूल मतलब मोटा, अब मृदु का मतलब कोमल। अब इसमें कौन सा प्रत्यय, तरप प्रत्यय, क्या बनेगा, मृदु तरह। अर्थात मृदु मतलब क्या हुआ कि जो बहुत ही कोमल है उसको बोलते हैं मृदु तरह, और जो बहुत ही मोटा हो उसको क्या बोलते हैं, स्थूल तरह। लघु, क्या बनेगा, लघु तरह। लघु तरह, हम सिर्फ पुल्लिंग बना रहे हैं, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आप लोग भी बना रहे हैं, बना सकते हैं। जैसे इसको बनाए स्त्रीलिंग में तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा स्थूल तरा, स्थूल तरा, और ये बन जाएगा स्थूल तरम। ठीक है, इसी तरह मृदुतरा, मृदुतरम, लघुतरा, लघुतरम। और बना लीजिए दो शब्द। एक शब्द होता है उरु, उरु का मतलब होता है उत्तम, क्या बनेगा, उरु तरह, उरु तरह अर्थात उत्तम। ठीक है, और बनाइए कृष, एक बनाइए शब्द कृष। कृष मतलब पतला, कृष का मतलब क्या होता है, पतला, क्या बनेगा, कृष तरह बन जाएगा, कृष तरह अर्थात पतला। अब देखिए अगर नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिए, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला क्या है, स्थूल, स्थूल मतलब होता है मोटा। ठीक है, उसके बाद क्या है, मृदु, मृदु का मतलब होता है कोमल। उसके बाद क्या है, लघु, लघु का मतलब होता है छोटा। उसके बाद क्या है, गुरु, उरु, उरु का मतलब होता है उत्तम, उरु मतलब उत्तम। और क्या है, कृष, कृष मतलब होता है पतला, पतला। ठीक है, उच्च मतलब ऊंचा। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तीनों रूपों में बना सकते हैं, मृदुतरा, मृदुतरम, लघुतरा, लघुतरम, उरुतरा, उरुतरम, कृषतरा, कृषतरम। अगर लड़का बहुत पतला है तो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा कृषतरह। लड़की है तो कृषतरा, नपुंसक लिंग है तो कृषतरम। ठीक है, तो ये दूसरा प्रत्यय हो गया। अगला प्रत्यय देखते हैं, तद्धित का अगला, दो हो गया। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए तमप प्रत्यय, तीसरा तमप प्रत्यय। अगर हम तमप प्रत्यय की बात करें कि तमप प्रत्यय, कि तमप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, तो तमप प्रत्यय का देखिए अभी पढ़े हम लोग तरप प्रत्यय। तो तरप का प्रयोग जो है, तरप दो में से एक, दो में से एक, अगर दो में से एक को चुनना हो तो तरप प्रत्यय। अगर तमप है तो तमप मतलब बहुतों में से एक, बहुतों में से एक, अनेकों में से एक अगर चुनना होता हो तो वहाँ तमप का प्रयोग होता है। अगर दो में से एक का चयन करना हो तो वहाँ तरप, और जहाँ अनेकों में से एक का चयन करना हो, पूरी क्लास में से एक बच्चा को सर्वश्रेष्ठ हो उसको चुनना हो तो वहाँ तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए तमप। इसका जो शेष बचेगा तमप का, तो इसका प अनुबंध है, क्या बच जाएगा, तम शेष बचता है। क्या शेष बचेगा, तम। अब तम को देखिए, अगर ये पुल्लिंग में चला, पुल्लिंग में तो क्या बन जाएगा, तो पुल्लिंग में बन जाएगा तमह। अगर ये स्त्रीलिंग में आया तो बन जाएगा तमा, क्या बन जाएगा, तमा। अगर ये नपुंसक में आया तो बन जाएगा तमम। जो आपको पहली क्लास में बताए थे कि अगर किसी शब्द में, कभी कभार ही ऐसा होता है कि उल्टा पुल्टा संस्कृत में होता है, लेकिन साधारणतः सब चीज़ों में अपवाद होते हैं ना, तो उसी तरह में कुछ अपवाद होते हैं जिसमें आया दीर्घई नहीं जुटता है। बाद बाकी शब्दों में सामान्य होता है कि अगर किसी शब्द के अंत में स्त्रीलिंग, ये
विसर्ग लगा रहे तो वो पुल्लिंग होता है, आ लगा रहे या दीर्घई लगा रहे तो वो स्त्रीलिंग होता है, और मौ लगा रहे तो वो नपुंसकलिंग होता है। सामान्यतः यही बात होती है। तो इसका शेष क्या बचा, तो तम प्रत्यय का शेष जो बचा, ये क्या बचा, ये शेष बच गया। शेष 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 क्या बचा, तम, ये बचा शेष तम। और तम जब जाएगा तीनों रूपों में तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए लगाते हैं इसको, शब्द के साथ ही लगेगा, शब्द प्रत्यय और बनने वाले शब्द। देखिए अगर हम लगा दें इसका साथ इसका पृथु, पृथु मतलब क्या होता है, पृथु मतलब बड़ा। पृथु के साथ अगर तम प्रत्यय लगा दें तो क्या बनेगा, पृथु तमः, पृथु तमः। अब बनाएंगे स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, पृथु तमा, और नपुंसक में बनाएंगे तो पृथु तमम बन गया। पृथु का मतलब क्या हुआ, पृथु का मतलब होता है बड़ा, पृथु मतलब बड़ा। दूसरा लिखिए, एक होता है शूद्र। शूद्र का मतलब क्या होता है, निम्न। शूद्र का मतलब होता है निम्न, निम्न का मतलब छोटा, ठीक है। तो अगर इसके साथ कौन सा प्रत्यय, तमप प्रत्यय, तमप, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा शूद्र तमह, शूद्र तमह, और ये बन जाएगा शूद्र तमा, और ये बन जाएगा शूद्र शूद्र तमम, ठीक है। और लिखिए शूद्र मतलब क्या हुआ, निम्न। शूद्र मतलब ये छोटा होता है। अब कोई समाज के ऐसे लोग होते हैं, महाज्ञानी महाप्रभु जो होते हैं, वो क्या बोलते, शूद्र मतलब कैसे समझता है, जो सबसे खराब हो वो शूद्र नहीं है। शूद्र का मतलब निम्न होता है, जो छोटा होता है उसे शूद्र बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो छोटा बुद्धि में हो, चाहे वो छोटा धन में हो, चाहे वो छोटा आयु में हो, वो शूद्र कहलाता है, ठीक है। और हमारे समाज के लोगों ने शूद्र को ऐसी कल्पना देख दी है, और सरकार तो खैर जो कर रही है वो कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करेंगे तो बाहर बाहर बड़ा हो जाएगा। महत, महत मतलब महान, तम प्रत्यय क्या लगेगा, ये बन जाएगा महत्तमः। अब देखिए महत शब्द है, महत है, इसके साथ तमह लगा, क्या जुटेगा, इसके साथ अगर हम लगा दें तमह, तमह, इसके साथ क्या लगा दें, तमह। अब ये आधा तो और ये पूरा तो है, तो संयुक्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, महत्तमः, ये बन जाएगा महत्तमः। क्यों, क्योंकि ये आधा तो है और इसके साथ फिर एक तो लगाते, पूरा तो हो गया तो संयुक्त हो गया, ये आधा तो इसमें जुट गया तो महत्तमः बन गया। तो इस रूप में थोड़ा इसको समझा कीजिए व्याकरण की दृष्टि से, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा महत्तमः। अब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो महात्मा महात्तमम। महत मतलब महान, शूद्र का मतलब क्या होता है, निम्न, और निम्न किसको बोलते हैं, छोटा को, छोटा। और शूद्र ये महत मतलब महान, महत किसको बोलते हैं, महान को। नेक्स्ट अगर हम लगाएं अल्प के साथ, एक और लगा लीजिए अल्प। अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प का मतलब थोड़ा, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा अल्पतमः, और ये क्या बन जाएगा, अल्पतमा अल्पतमम। और अल्प मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, समझ गए। तो ये तमाम प्रत्यय के साथ हम लगा दिए हैं। कुछ प्रत्यय इसमें और बचे हैं, और स्त्री प्रत्यय बचा है। तो स्त्री प्रत्यय में बस एक ही याद रखना है, टाप। तो आज क्लास बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, और कल इसमें बचेगा भी नहीं, कल प्रत्यय भी समाप्त हो जाएगा। और प्रत्यय समाप्त हो जाने के बाद वैसा कुछ पढ़ाने लायक इसमें फिर बचेगा भी नहीं, आप लोग को जो अलग पढ़ाया जाए। इसके बाद फिर संस्कृत का शिक्षण शास्त्र रहेगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। संस्कृत में और हिंदी में संधि समास में कुछ खास अंतर नहीं है, तो उसको देख लीजिएगा हिंदी वाले क्लास में। जिन बच्चे को क्लास देखनी है, अगर हिंदी व्याकरण की क्लास चाहिए तो चले जाइएगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल है SAJAK, सजक
क्लासेस, सजग क्लासेस हिंदी। ये हिंदी की जो क्लास चलती है इसमें किसके लिए है, ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, ठीक है, केबीएस, एनबीएस, इसमें ये मूलतः क्लास हिंदी की ही है, इसमें सिर्फ हिंदी की ही क्लास मिलेगी जो मेरा चैनल है, और हिंदी में सभी चीज़ें हम पढ़ा रखे हैं। तो उसमें आप व्याकरण की क्लास में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज के इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और अगला प्रत्यय देखेंगे। इसमें आज 3 प्रत्यय देख लिए, मतुप, तरप और तमप। अब अगला प्रत्यय बचा है मयट, तो मयट प्रत्यय को हम लोग कल देखेंगे। मयट प्रत्यय के बाद एक बचेगा तल प्रत्यय, तल प्रत्यय के बाद एक त्रिल और अन प्रत्यय, अन प्रत्यय के बाद ठक प्रत्यय, जो तद्धित के और प्रमुख प्रत्यय बचे हुए हैं। उसके बाद स्त्री प्रत्यय में 1-2 देख लेंगे। एक आनी बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय होता है स्त्री में। तो उसके बाद फिर हम लोग शिक्षण शास्त्र की ओर चलेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग फिर बात करते हैं।